स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की हिस्ट्री का न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर 10 जो है उपनिवेशवाद और देहात। तो इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 8 मार्क्स के, ये सभी हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का सबसे पहला प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, इस्तेमारी बंदोबस्त क्या था एवं बंगाल में इसे अपनाने के क्या कारण थे। ठीक है, तो चलिए पहले हम देखते हैं इस्तेमारी बंदोबस्त क्या था। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल की रैयत या कह लीजिए जनता से कर वसूलने का जो कार्य था वो जमींदारों को सौंपा गया था, जिसके अंतर्गत जमींदारों को एक निश्चित अवधि के निश्चित दिन के सूर्यास्त होने से पहले एक निश्चित राशि कंपनी को देनी होती थी। इसे ही इस्तेमारी बंदोबस्त कहते थे या फिर सूर्यास्त विधि भी कहा जाता था। ठीक है, इस्तेमारी बंदोबस्त क्या है कि जमींदारों को, जो वहाँ के किसान हुआ करते थे, रैयत हुआ करती थी, उससे एक निश्चित दिन के सूर्यास्त होने से पहले एक निश्चित राशि कंपनी को देनी होती थी। ठीक है, इसे ही इस्तेमारी बंदोबस्त या सूर्यास्त विधि कहा जाता था। अब बात करते हैं कि इस्तेमारी बंदोबस्त को बंगाल में अपनाने के क्या कारण थे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला कारण, कंपनी को नियमित आमदनी की उम्मीद। कंपनी के द्वारा इस बंदोबस्त व्यवस्था के तहत एक निश्चित राजस्व की मांग निर्धारित कर दी गई थी, जिसके चलते उन्हें एक निश्चित अवधि में एक नियमित राजस्व की प्राप्ति होती रहती थी। दूसरा है कृषि में निवेशकर्ता वर्ग का उदय। जमींदार जो थे वो इस कर से मुनाफा कमाने के लिए, जमींदार अपने मुनाफे के लिए कृषि क्षेत्र में विस्तार करने लगे एवं कृषि में निवेश करने लगे और अपना मुनाफा भी कमाने लगे और कर भी देने लगे। तो इस प्रकार कृषि में एक निवेशकर्ता वर्ग का भी उदय हुआ था। ठीक है, तो इस्तेमारी बंदोबस्त को बंगाल में अपनाने के ये कारण थे। ठीक है, इस्तेमारी बंदोबस्त क्या था और इसे अपनाने के क्या कारण थे। अगला प्रश्न देखिए, जोतदार कौन थे एवं इनका जो उदय है वो किस प्रकार से हुआ था। ठीक है, जोतदार कौन थे एवं इनका उदय किस प्रकार हुआ था। तो देखिए, 18वीं शताब्दी के अंत में एक और जहाँ जो जमींदार थे उनकी स्थिति जो थी वो संकट में आ गई थी, वहीं दूसरी ओर जो धनी किसान थे उनका एक वर्ग अस्तित्व में आया, जिनके पास अपने भूमि के बड़े बड़े कई टुकड़े होते थे। इन्हीं को ही जोतदार कहा जाता था, यानी कि धनी किसान जिनके पास भूमि के बड़े बड़े टुकड़े होते थे, इन्हें ही जोतदार कहा गया था। ठीक है, आगे देखिए, जोतदारों के उदय के क्या कारण थे। ठीक है, तो जोतदारों के उदय में सबसे पहला कारण है भूमि के बड़े बड़े टुकड़ों के मालिक। ठीक है, जोतदारों के पास भूमि के बड़े बड़े टुकड़े होते थे, जिन पर ये गांव के लोगों से कृषि कार्य करवाते थे, जिसकी वजह से ये लोगों के साथ में सीधा संबंध भी रखवाते थे और जो लोग छोटे छोटे लोग होते थे उनके लिए आय का स्रोत भी इन खेतों पर काम करना ही बन गया था। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट है व्यापार और साहूकारी का कार्य करना। दूसरा पॉइंट क्या है, व्यापार और साहूकारी का कार्य करना। जोतजात जो थे वो काश्तकारों को और गरीब लोगों को उधार दिया करते थे। यदि ये लोग उधार नहीं चुका पाते थे तो ये लोग जो उधार नहीं चुका पाते थे वो जोतदारों के खेतों में आजीवन कार्य किया करते थे। ठीक है, तीसरा पॉइंट है किसानों को जमींदारों के अत्याचार से बचाना। ठीक है, जब जमींदार जबरदस्ती या लाठी वाले लोगों को भेजकर गांव के लोगों से कर वसूलने के लिए कहते थे, तो जोतदार इनकी रक्षा करते थे और जमींदारों के लोगों से लड़ते थे और जमींदारों के द्वारा जो अत्याचार किया जाते थे उन उनसे अपनी रैयत को बचाते थे। इसीलिए जो रैयत थी, जो जनता थी, उसकी निष्ठा जो थी वो जोतदार के प्रति बढ़ती जा रही थी। तो इन सभी कारणों की वजह से जोतदारों का उदय हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। जोतदार कौन थे, इनका उदय किस प्रकार से हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, पहाड़िया लोगों की जीवन शैली का वर्णन कीजिए। यानी जो पहाड़िया लोग हैं इनकी जीवन शैली के बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए, पहाड़िया लोगों का जो जीवन है वो पूर्ण रूप से जंगल पर निर्भर करता था। ये क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में और 8 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। ठीक है,
तो देखिए, पहाड़िया लोगों का जीवन जो था वो पूर्ण रूप से किस पर निर्भर था? जंगल पर। देखिए, यह जंगल के छोटे से हिस्से में झाड़ियों को काटकर, घास फूस को जलाकर जमीन साफ कर लेते थे। वहाँ पे राख पोटाश से उपजाऊ बनी जमीन पर यह लोग तरह तरह की फसलें उगाया करते थे, जैसे दालें, ज्वार, बाजरा आदि। ठीक है, तो पहले तो ये क्या करते थे? जंगल में रहते थे, झाड़ियों को काट लेते थे, घास फूस जलाकर जमीन साफ कर लेते, उपजाऊ बना लेते थे, जहाँ पे ये अनेक प्रकार की फसलें किया करते थे। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, अ, व्यापार और खान पान। जंगलों से पहाड़ी लोग खाने के लिए महुआ के फूल खाने के लिए एकत्र करते थे, बेचने के लिए रेशम का कोया, राल, काठ कोयला बनाने, ठीक है, बेचने के लिए रेशम कोया और राल और काठ कोयला बनाने के लिए लकड़ी एकत्र करते थे। शिकार करने वाले, झूम खेती करने वाले, खाद्य बटोरने वाले, काठ कोयला बनाने वाले, रेशम के कीड़े पालने वाले के रूप में इन पहाड़िया लोगों का विकास हुआ था। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए, इनकी जिंदगी जो थी वो जंगल से घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। ठीक है, जंगल से काफ़ी जुड़ी हुई थी। वह इमली के पेड़ों के बीच बनी अपनी झोपड़ियों में रहा करते थे, आम के पेड़ों पर छांव में आराम किया करते थे। यह पूरे प्रदेश को निजी भूमि मानते थे, बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिरोध करते थे। इनके मुखिया समूह में एकता बनाए रखते थे, आपसी लड़ाई झगड़े को ये आपस में ही निपटा लिया करते थे। ठीक है, तो जब प्रश्न आएगा कि पहाड़िया लोगों की जीवन शैली, ये 3 या 4 मार्क्स में, तो आप ये 3 पॉइंट लिखेंगे। वहीं अगर ये 8 मार्क्स में आएगा तो आप आगे के ये पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, क्या पॉइंट लिखेंगे? देखिए, यह पहाड़ी लोग अक्सर मैदानी इलाकों पर भी आक्रमण करते थे। आक्रमण क्यों करते थे वो देखिए, पहाड़ी लोगों के द्वारा ज़्यादातर आक्रमण जो थे वो अभाव में, यानी कि खाने के अभाव में या अकाल के वर्षों में जीवित रहने के लिए किए जाते थे। और यह हमले मैदानी इलाके थे उनमें बसे समुदायों को पहाड़ी लोग अपनी ताकत दिखाने के लिए भी किया करते थे। ठीक है, आगे देखिए, फिर है पहाड़िया लोगों के लिए एक नया खतरा उभर के सामने आया था। यानी कि इनकी जीवन शैली अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन इनके लिए एक नया खतरा सामने उभर के आया था, या फिर ये कह लीजिए कि कुदाल और हल की लड़ाई शुरू हुई थी इस संदर्भ में। ठीक है, तो जब इनकी जीवन शैली अच्छी चल रही थी, उन दिनों एक नए खतरे की सूचना मिलने लगी और वह थी संथाल लोगों का आगमन। ठीक है, संथाल लोग वहाँ जंगलों का सफाया करते हुए, इमरती लकड़ी को काटते हुए, जमीन जोतते हुए, चावल तथा कपास उगाते हुए उनके इलाके में बड़ी संख्या में घुसते चले गए। किनके इलाके में? पहाड़िया लोगों के इलाके में। ठीक है, फिर क्या हुआ? संथाल लोगों ने, एक सेकेंड, हाँ, संथाल लोगों ने नीचे की जो पहाड़ियाँ हुआ करती थी उन पर पूर्ण रूप से कब्जा जमा लिया था। इसलिए पहाड़ी लोगों को राजमहल की पहाड़ियों में और भी भीतर पीछे हटना पड़ा था। ठीक है, पहाड़ी लोग जो हुआ करते थे भी अपनी झूम खेती के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे। इसलिए यदि कुदाल को पहाड़ी जीवन का प्रतीक माना जाए तो जो हल का उपयोग था वो संतालों का प्रतीक माना जाता है। इस तरह से कुदाल और हल की यह लड़ाई काफ़ी लंबे समय तक चली थी। ठीक है, तो इस तरह से 8 मार्क्स में ये सारे पॉइंट लिख सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कौन सा? पहाड़िया लोगों की जीवन शैली कैसी थी। ठीक है, और पहाड़ी लोग जो मैदानी इलाके थे इन पर आक्रमण क्यों करते थे, कुदाल और हल की लड़ाई ये कैसी थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये 5वीं रिपोर्ट के संदर्भ में है और ये इम्पॉर्टेंट है, ये 8 मार्क्स में आना ही आना है। 5वीं रिपोर्ट का वर्णन कीजिए। तो 5वीं रिपोर्ट के संदर्भ में एक छोटी सी भूमिका लिखेंगे। 5वीं रिपोर्ट यह उन रिपोर्टों में से 5वीं रिपोर्ट थी जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के बारे में थी। अक्सर इसे 5वीं रिपोर्ट के नाम से ही जाना जाता था। यानी कि 5वीं रिपोर्ट क्या थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के बारे में। ठीक है, जो रिपोर्ट लिखी गई वो 5वीं रिपोर्ट थी। ठीक है, 5वीं रिपोर्ट के संदर्भ में पहले तो एक छोटी सी भूमिका आपने लिख दी। अब पॉइंट देखिए 5वीं रिपोर्ट क्या है उसके संदर्भ में। 1813 में ब्रिटिश संसद में यह रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट में भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके प्रशासन के बारे में, उसके क्रियाकलाप के बारे में जानकारी दी गई थी। ठीक है, और यह रिपोर्ट यानी कि
जो 5वीं रिपोर्ट है वो लगभग 1002 पन्नों की थी। इसमें 5वीं रिपोर्ट में जमींदारों और रैयतों की अर्जियां, अलग अलग ज़िले के कलेक्टर की रिपोर्टें, ठीक है, राजस्व का वितरण, अधिकारियों द्वारा बंगाल और मद्रास के राजस्व तथा न्यायिक प्रशासन की लिखित टिप्पणियां आदि इसमें शामिल की गई थीं, ठीक है। और एक सेकंड, हाँ, कंपनी के 1760 के दशक के मध्य में जब से बंगाल में अपने आप को स्थापित कर लिया, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1760 के दशक के मध्य से जब से बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को स्थापित कर लिया, तभी से इंग्लैंड में उसके क्रियाकलापों पर बारीकी से नज़र रखी जाने लगी थी और उसकी क्रियाकलापों पर चर्चा भी की जा रही थी, ठीक है। तो 5वीं रिपोर्ट के संदर्भ में ये 2 से 3 पॉइंट आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं कि 5वीं रिपोर्ट जो है इसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ी, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, 3 मार्क्स का अगला क्वेश्चन भी यही समझ लीजिए, ठीक है। ब्रिटेन में ऐसे बहुत से समूह थे जो भारत तथा चीन के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार का विरोध करते थे। यानी ब्रिटेन में ऐसे बहुत सी कंपनियां थी, बहुत से समूह थे जो भारत चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार का विरोध करते थे, क्योंकि वहाँ निजी व्यापारियों की संख्या बढ़ती जा रही थी और भारत के साथ होने वाले व्यापार में ये लोग जो थे, वो समूह जो थे, वो हिस्सा लेना चाहते थे, क्योंकि ब्रिटेन के उद्योगपति ब्रिटिश विनिर्माताओं के लिए भारत का बाजार खुलवाने के लिए उत्सुक हो रहे थे, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, एक सेकेंड, दूसरा पॉइंट देखिए, कई राजनीतिक समूह जो थे उनका यह कहना था कि बंगाल पर मिली विजय का लाभ, यानी बंगाल पर जो विजय मिली है, जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को पैर जमा लिए हैं वहाँ पे, इसका जो लाभ है वो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल रहा है, पूरे ब्रिटेन को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। कंपनी के कुशासन और अव्यवस्थित प्रशासन के विषय में प्राप्त सूचना पर ब्रिटेन में बहस छिड़ गई। यानी कंपनी जब ये 5वीं रिपोर्ट गई वहाँ पे, तो इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके विषयों पर, उसके क्रियाकलापों पर, उसके कार्यों पर, उसके कुप्रशासन पर बहुत ज़्यादा बहस छिड़ गई थी, ठीक है। कंपनी के अधिकारियों के लालच और भ्रष्टाचार की घटनाओं को ब्रिटेन में समाचार पत्रों में छापा गया। यानी कंपनी का जो भ्रष्टाचार था, कुप्रशासन था, उसकी घटनाओं को ब्रिटेन में समाचार पत्रों में छापा गया। इसके बाद ब्रिटिश संसद ने भारत में कंपनी के शासन को नियंत्रित करने के लिए 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में कई अधिनियम पारित किए, और सबसे बड़ा अधिनियम तो यह पारित किया, कंपनी को मजबूर किया कि वह भारत के प्रशासन के विषय में नियमित रूप से अपनी सारी रिपोर्टें भेजा करे, और कंपनी के कामकाज की जांच करने के लिए भी कई समितियां बनाई गई थीं, ठीक है। तो ये 5वीं रिपोर्ट की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी और उसके बाद क्या परिणाम निकले, वो आपको पता चले। अब एक आखिरी पॉइंट जो है 5वीं रिपोर्ट के संदर्भ में वो बचेगा कि 5वीं रिपोर्ट पूर्णतः एक भरोसे लायक दस्तावेज नहीं है, ठीक है। 5वीं रिपोर्ट एक ऐसी ही रिपोर्ट थी जो कि एक प्रवर समिति के द्वारा तैयार की गई थी। यह रिपोर्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के स्वरूप ब्रिटिश संसद में गंभीर वाद विवाद का आधार भी बनी थी। 5वीं रिपोर्ट जो है, हालांकि 5वीं रिपोर्ट में उपलब्ध जो साक्ष्य हैं वो बहुमूल्य हैं, लेकिन फिर भी इस रिपोर्ट पर पूर्ण रूप से भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि यह रिपोर्ट किसके द्वारा और किस उद्देश्य से लिखी गई थी, ठीक है। और भी आगे पॉइंट है, 5वीं रिपोर्ट लिखने वाले, जो 5वीं रिपोर्ट थे, 5वीं रिपोर्ट को लिखने वाले ये कंपनी के कुप्रशासन की आलोचना करने पर तुले हुए थे, जैसे जमींदारी नीलाम होना, जमींदारी बचाने के लिए नए नए हथकंडे अपनाना, यह सभी बातें इस रिपोर्ट में थी। तो उपरोक्त वर्णित कथनों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि 5वीं रिपोर्ट पूर्णतः एक भरोसे लायक रिपोर्ट नहीं है, भरोसे लायक दस्तावेज नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। एंड मैं आशा करता हूँ दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के MCQs क्वेश्चन आंसर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।
जय हिंद, वंदे मातरम।